हेलो साथियों, आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण माननीय सुप्रीम कोर्ट का एक निर्णय लेकर के आए हुए हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि चार्जशीट में स्पष्ट और पूर्ण प्रविष्टियां होनी चाहिए। प्रत्येक अभियुक्त की भूमिका निर्दिष्ट होनी चाहिए। 1 मई 2024 को किस अभियुक्त के द्वारा कौन सा अपराध किया गया है और उपलब्ध भौतिक साक्ष्य क्या हैं। संहिता की धारा 161 के तहत बयान और संबंधित दस्तावेजों को गवाही की सूची के साथ संलग्न करना होगा। अपराध में अभियुक्त द्वारा निभाई गई भूमिका का प्रत्येक आरोपी व्यक्ति के लिए अलग से और स्पष्ट रूप से आरोप पत्र में उल्लेख किया जाना चाहिए। अपराध के तथ्यों का पर्याप्त विवरण बताए बिना या प्रशासनिक साक्ष्य को रिकॉर्ड में रखे बिना आरोप पत्र दाखिल करने की प्रथा की निंदा की है। माननीय न्यायालय ने कहा है कि एफआईआर को उठा करके चालान में रख देना और चालान काट देना पर्याप्त नहीं है, उसकी निंदा की है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि चालान में स्पष्ट रूप से दर्शित हो कि इस आरोपी का भूमिका क्या है, इस आरोपी की क्या भूमिका है, इसके खिलाफ साक्ष्य क्या है और इसके द्वारा क्या अपराध किया गया है, ये सारी की सारी चीजें उसमें स्पष्ट होनी चाहिए। साथ ही साथ ये भी स्पष्ट किया गया है कि जब भी इस प्रकार से कोर्ट चार्जशीट न्यायालय में प्रस्तुत की जाती है तो उस संबंध में क्या कहा है माननीय सुप्रीम कोर्ट ने, वो हम आपको बताएंगे। पुलिस रिपोर्ट जो मजिस्ट्रेट को उसके पास उपलब्ध विकल्पों में से कार्रवाई का निर्णय लेने में सक्षम बनाएगी। अपराध और जांच के विवरण को अभियोजन मामले की व्यापक थीसिस नहीं माना जाता। साथ ही कथित अपराध की संपूर्ण जांच को प्रतिबिंबित करना चाहिए। इस रिकॉर्ड के आधार पर ही अदालत अपराध का प्रभावी संज्ञान ले सकती है और संहिता की धारा 190(1)(b और धारा 204 के संदर्भ में प्रक्रिया जारी कर सकती है। संदेह या बहस के मामले में या यदि कोई अपराध नहीं बनता है तो मजिस्ट्रेट के लिए खुला है कि वह अन्य विकल्पों का उपयोग कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? अन्य विकल्पों का उपयोग कर सकते हैं। उनके लिए दरवाजे खुले हैं। चाहे तो वह संज्ञान ले सकते हैं और चाहे तो चालान को वापस कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? चालान को वापस कर सकते हैं। तो ऐसा स्पष्ट किया गया है। साथ ही साथ ये भी कहा है कि क्या कहा है न्यायालय ने कि आरोप पत्र के संबंध में कुछ राज्यों में आरोप पत्र में शिकायतकर्ता द्वारा प्रथम दृष्टया सूचना रिपोर्ट में उल्लिखित विवरणों का पुनरुत्पादन मात्र होता है। फिर सबूतों और जिन सामग्रियों पर भरोसा किया गया है उन पर कोई स्पष्टीकरण दिए बिना यह बताने के लिए आगे बढ़े हैं कि क्या अपराध बनाया गया है या नहीं बनाया गया है। ये इस प्रकार से करते हैं। बहुत से राज्यों में ऐसी प्रथा चल रही है। क्या चल रही है कि जो एफआईआर में रहता है उसी को उतार देते हैं, यह मानते हुए कि आरोप पत्र में सबूतों का विस्तृत मूल्यांकन करने की आवश्यकता नहीं है। देखिए, मूल्यांकन करने का काम किसका है? न्यायालय का है। लेकिन फिर भी क्योंकि मूल्यांकन की प्रक्रिया ट्रायल का विषय है, हालांकि अदालत ने आरोप पत्र में अपराध के लिए उचित कारणों और आधारों को शामिल करने की वकालत की है जो संसाधन के रूप में कार्य करेगा। मजिस्ट्रेट के लिए मूल्यांकन करना कि क्या संज्ञान लेने, कार्रवाई शुरू करने और फिर नोटिस जारी करने, आरोप तय करने आदि के लिए पर्याप्त आधार है कि नहीं। जो चार्जशीट न्यायालय में पुलिस के द्वारा प्रस्तुत की गई है, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के द्वारा प्रस्तुत की गई है, उसमें पर्याप्त आधार हैं किस चीज के? संज्ञान लेने, कार्रवाई शुरू करने, नोटिस जारी करने, आरोप तय करने के नहीं, आरोप तय करने के हैं कि नहीं। अगर नहीं है तो चार्जशीट को वापस कर सकते हैं। फिर से समझिए, मजिस्ट्रेट के लिए यह मूल्यांकन करना कि क्या संज्ञान लेने, कार्रवाई शुरू करने और फिर नोटिस जारी करने, आरोप तय करने आदि के लिए पर्याप्त आधार हैं कि नहीं। अगर नहीं है तो वापस भी कर सकते हैं। इसी संबंध में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, एक जजमेंट लिया है, उसका हवाला दिया है और कहा है कि अदालत ने एच.एन. रिसबुड और इंदर सिंह बनाम दिल्ली राज्य के फैसले का हवाला दिया। किसका हवाला दिया है? एच.एन. रिसबुड और इंदर सिंह बनाम दिल्ली राज्य के फैसले का हवाला दिया है, जहां यह माना गया कि जांच की प्रक्रिया में आमतौर पर शामिल है। देखिए साथियों, होता क्या है, जो जांच की प्रक्रिया में जो जो चीजें शामिल रहती हैं वो हम इसके साथ साथ आपको विद प्रैक्टिकली समझाने की कोशिश करेंगे रेखाचित्र के माध्यम से। शिकायतकर्ता थाने आता है या आवेदन जांच होती है, जांच पर से एफआईआर रजिस्टर्ड होती है, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो जाता है। इन्वेस्टिगेशन जब स्टार्ट हो जाता है तो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि सबसे पहले घटनास्थल पर पहुंचे, संबंधित स्थान पर जाए, जहां पर घटना घटित हुई है वहां पर पहुंचे, घटनास्थल के आसपास लोगों से पूछताछ करे घटना के बारे में और घटनास्थल का निरीक्षण करे, नक्शा का तैयार करे और जो भी भौतिक साक्ष्य वहां पर उपलब्ध हो, मौजूद हो, उनको एकत्रित करे और साथ ही साथ तथ्यों और परिस्थितियों का पता लगाए कि वास्तव में घटना घटित हुई है कि नहीं हुई है, सही है कि नहीं है, झूठी है कि नहीं है। तो अगर सही है तो किन परिस्थितियों में सही है, झूठी है तो किन परिस्थितियों में झूठी है। तथ्यों, क्या क्या ऐसे तथ्य हैं अपराध से संबंधित जो कि अपराध के सुसंगत हैं, उनको एकत्रित करना। फिर उसके बाद स्पष्ट किया है खोज और गिरफ्तारी।
खोज और गिरफ्तारी का मतलब क्या है, उस अपराध के दौरान क्या नई चीज निकल के सामने आई है और कौन कौन से ऐसे तथ्य निकल के सामने आए हैं, ऐसे कौन कौन से एविडेंस एकत्रित किए गए हैं, ऐसी कौन कौन सी नई डिस्कवरी हुई है, उनको उल्लेखित करें। और साथ ही साथ उसके बाद फिर गिरफ्तारी। जब ये सारी चीजें एकत्रित हो जाती हैं तो जिन व्यक्तियों के खिलाफ ये सबूत एकत्रित किए गए हैं उन व्यक्तियों की गिरफ्तारी करना, और गिरफ्तारी करने के बाद उनसे पूछताछ करने पर अगर नई चीज फिर से आ रही है तो उसकी भी जब्ती करना, उसको एकत्रित करना, साक्ष्यों का संग्रह, विभिन्न व्यक्तियों की जांच, स्थानों की तलाशी और चीजों की जब्ती, जरूरत के अनुसार स्थान की तलाशी करना, तलाशी के पश्चात जो भी चीजें मिल रही उनको जब्त करना, उनको जब्त करने में सावधानी बरतना। फिर उसके बाद लास्ट में ये बताया गया है कि इन्वेस्टिगेशन के बाद, इन्वेस्टिगेशन के दौरान क्या कोई अपराध बनता है, अगर बनता है तो आरोप पत्र दाखिल करना है, अगर नहीं बनता है तो फिर खात्मा और खारिजी की स्थिति बनेगी। तो ऐसा स्पष्ट किया गया है किसमें, एच.एन. रिस्वुड और इंदर सिंह बनाम के मामले में। और साथ साथ इसमें एक और जजमेंट का हवाला दिया गया है, डब्ल्यू कुजूर बनाम झारखंड राज्य के हालिया फैसले पर भी भरोसा किया गया है, जहां अदालत ने कहा कि राज्य पुलिस मैनुअल के अनुसार मजिस्ट्रेट को पुलिस रिपोर्ट चार्जशीट जमा करने वाले पुलिस अधिकारियों को धारा 173(2) के विवरण का पालन करना होगा। साथ ही देश भर के प्रत्येक पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारियों को सीआरपीसी की धारा 173(2) की अनिवार्य आवश्यकताओं का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया। ऐसा न करने पर इसे संबंधित अदालतों पर भी भरोसा किया जा सकता। क्या किया गया है, ऐसा न करने पर क्या माना जाएगा, ऐसा न करने पर इससे संबंधित अदालतों द्वारा सख्ती से देखा जाएगा। यानी जहां आरोप पत्र पुलिस रिपोर्ट दायर की गई है, जहां पर आरोप पत्र पुलिस रिपोर्ट दायर की गई है वहां पर ये सारी चीजें सख्ती से देखी जाएंगी और 173(2) का पालन करना आवश्यक है। तो साथियों ये क्या हम आपको बता रहे थे, ये बता रहे थे कि जब भी चार्जशीट प्रस्तुत की जाती है उसमें सभी प्रकार की प्रविष्टियां, प्रत्येक अभियुक्त की भूमिका निर्दिष्ट होनी चाहिए। मान लीजिए एक हम आपको उदाहरण समझा रहे हैं, एक अपराध घटित हुआ है, अपराध घटित हुए किन किन धाराओं का, 294 आईपीसी, 323, 324, 325, 326, 506, 34 आईपीसी, इतनी धाराओं का अपराध घटित हुआ, एफआईआर रजिस्टर्ड हुई है। कितने के खिलाफ, ए बी सी डी 4 आरोपी हैं, 4 आरोपी, इनके खिलाफ केस रजिस्टर्ड हुआ है। अब इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो गया। अब इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की क्या जवाबदारी बनती है कि वह फेयर इन्वेस्टिगेशन करे। उसका काम है स्पॉट में पहुंचना कि वाकई में घटना घटित हुई है कि नहीं हुई है। अगर घटित हुई है तो वहां पर भौतिक साक्ष्य भी स्पष्ट रूप से मिलेंगे, आसपास के लोग भी रहेंगे, कुछ चक्षुदर्शी साक्षी होंगे जिनने घटना देखी होगी, तो उससे संबंधित तथ्य एकत्रित करना। क्या करना, तथ्य एकत्रित करना। अगर सीसीटीवी फुटेज है या जो भी टेक्निकली डॉक्यूमेंट मिल रहे हैं उनको एकत्रित करना और 161 के बयान लेना। जो भी पीड़ित हैं, पीड़ित कौन है, कौन बचाने आए, किसने घटना देखी, कौन किसने अस्पताल पहुंचाया, उसके बाद फिर डॉक्टरी रिपोर्ट क्या है, क्यूरी कराई गई कि नहीं कराई गई, फिर उसके बाद ये भी देखना कि किसको फ्रैक्चर आया, किसको नहीं आया। ये सारी की सारी चीजें स्पष्ट रूप से देखना इन्वेस्टिगेशन के दौरान। और जैसे ही विवेचना कंप्लीट हो जाती है उसके बाद फिर स्पष्ट रूप से आरोप पत्र में स्पष्ट रूप से अपराध जिस व्यक्ति के द्वारा जो किया गया है उसकी भूमिका स्पष्ट करना। मान लीजिए ए व्यक्ति है जिसने क्या किया, गाली गलौज किया और अपराध में शामिल रहा। ए नामक व्यक्ति ने क्या किया, गाली गलौज बस किया है, एक साथ आए मिल करके मारने के लिए, उनका इंटेंशन था हमला करने का पीड़ित पर, लेकिन ए नामक व्यक्ति ने केवल गाली गलौज दी और साथ में रहा। बी के हाथ में क्या थी, लाठी थी, बी के हाथ में लाठी थी और उसने मारपीट भी की और गाली गलौज भी किया। तो साथियों, और जान से मारने की धमकी दी। देखिए मारपीट की, गाली गलौज किया तो देखिए 323, 294 और जान से मारने की धमकी 34। उसके बाद सी नामक जो व्यक्ति है, सी के पास क्या थी, तलवार थी। क्या थी, तलवार थी। तलवार थी तो उसने क्या किया, चोट पहुंचाई, जिससे कट हुआ, जिस जगह कट मार्क हुआ वहां पे फ्रैक्चर आया, उतनी चीज अंग भंग हो गई। तो ऐसी परिस्थिति में, और डी ने क्या किया, डी ने भी गाली गलौज किया। तो वहां जब भी चार्जशीट पुटअप की जाएगी तो उसमें स्पष्ट करना कि ए से संबंधित ये चीज जब्त की। चूंकि ए ने तो लाठी चलाई नहीं है तो ए से जब्ती होगी नहीं, बी ने लाठी चलाई है तो बी से लाठी जब्त की जाएगी, सी ने तलवार चलाई तो सी से तलवार के संबंध में पूछताछ कर जब्ती की जाएगी। अगर डी ने कुछ यूज किया है भौतिक
हथियार वेपन्स तो उसका भी हवाला देना जरूरी है। तो मतलब इस प्रकार से स्पष्ट करना कि ये जो आरोपी हैं इनके द्वारा क्या अपराध किया गया है, इनकी भूमिका क्या है, ए ने क्या अपराध किया, बी ने क्या अपराध किया, सी ने क्या किया, डी ने क्या किया। तो इस प्रकार से स्पष्ट रूप से उल्लेखित करना चाहिए चार्जशीट में, ऐसा माननीय सुप्रीम कोर्ट ने निर्देशित किया और कहा है कि इसका कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए। तो साथियों ये क्या हुआ, ये हमने आपको बताया, चार्जशीट में स्पष्ट और पूर्ण प्रविष्टियां होनी चाहिए, प्रत्येक अभियुक्त की भूमिका निर्दिष्ट होनी चाहिए, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 1/5/2024 को कहा है। तो जिन साथियों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, साथ ही साथ बेल आइकन बटन भी दबाएं और कमेंट भी करते जाएं। थैंक यू दोस्तों।